नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी सेवा। साथियों, आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे रीट 2021 लेवल 1 मैथ मॉडल पेपर जो हमने studysewa.com वेबसाइट के माध्यम से आपका टेस्ट लिया था, उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यदि आपने पहले ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया है तो अब आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको आप जांच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपने यदि अभी तक ऑनलाइन टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं ली है या ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया है तो आपको बता दें, studysewa.com वेबसाइट के माध्यम से हम रीट के ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं जिनमें आपको अपना स्कोर और रैंक भी प्राप्त होती है। सबसे पहले ये जो पेपर था इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक अंकीय पूर्णांक संख्याएं कितनी हैं। यहाँ पर साथियों क्वेश्चन है एक अंकीय पूर्णांक संख्याएं कितनी हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे हमारे साथियों ने आंसर दे दिया है नो। एक अंकीय पूछ रहा है, एक अंक की होनी चाहिए और पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है साथियों, यहाँ पर देख लीजिए एक संख्या रेखा है, यहाँ पर बीचों बीच 0 है। इसके दाईं तरफ जब चलेंगे तो प्लस की संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से अनंत तक। बाईं ओर जब चलते हैं हम तो बाईं ओर चलने पर -1, -2, -3 और इस प्रकार से अनंत तक। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो यहाँ पर एक अंकीय पूछा था तो 1 से लेकर 9 तक 9 अंक यानी 9 पूर्णांक इधर हैं और 9 पूर्णांक इधर हैं। 18 तो ये हो गए और एक 0 ये भी पूर्णांक है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 19। बहुत सारे हमारे साथियों ने इसका गलत जवाब दिया था, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप देख लीजिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। इनका लसाअ 84 है। इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो साथियों मान लीजिए हमारी जो संख्याएं हैं, यहाँ पर छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, इनका जो अनुपात है ये है 3:4। मान लीजिए छोटी संख्या है 3x और बड़ी संख्या है 4x। इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम साथियों 3x और 4x का जो एलसीएम लेंगे ये आएगा 12x और 12x का मान हमें सवाल में दिया हुआ है 84। तो 1x का मान जब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे तो 1x का मान आएगा 7। तो छोटी संख्या हमसे पूछे तो 3 इंटू में 7 अर्थात 21। बड़ी संख्या हमसे पूछे तो 4 इंटू में 7, x का मान यहाँ पर रख देंगे बराबर 28। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है बड़ी संख्या, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फटाफट से देख लीजिए और आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 400 रुपए की धनराशि है, 5% तिमाही साधारण ब्याज दर से कितने समय में 500 रुपए हो जाएगी। साथियों मूलधन के लिए हमारे ये जो सरल ब्याज के सवाल हैं उनको हल करने के लिए आपको एक सामान्य सूत्र याद रखना है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू में दर इंटू में समय। बस ये सूत्र याद रखना है, बटा में 100 लगाना है और उसके बाद सरल ब्याज का कोई भी सवाल हो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 400 रुपये, तो रख दीजिए मूलधन बराबर है 400 रुपये। दर जो हमारी है 5% तिमाही है, 5% तिमाही। साथियों इसको समझना है, 5% तिमाही अर्थात हर 3 महीने में 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज लगेगा। और हमसे यहाँ पर पूछा है कितने समय में, समय हमसे पूछा है तो समय हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर समय के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। 500 रुपये हो जाएगी, ये 500 रुपये मिश्र धन है तो ब्याज कितना बनेगा साथियों, 400 रुपये का मिश्र धन 500 रुपये हो रहा है तो ब्याज बन रहा है 100 रुपये। अब आपको क्या करना है, समय हमें यदि वर्ष में निकालना है तो दर को भी वार्षिक करना पड़ेगा। समय यदि महीनों में निकालना है तो फिर साथियों हमारी जो दर है वो भी महीनों में माह में रहेगी। तो हम यहाँ पर दर को जो है वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं, वार्षिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5% तिमाही है
3 महीनों के, जब हम 3 महीनों को वर्ष के हिसाब से जब देखेंगे तो 4 से इंटू करने पर ये 12 महीने हो जाएंगे, तो इसको भी 4 से इंटू कर देंगे तो ये 20% वार्षिक हो जाएगी, 20% वार्षिक। अब यहाँ पर आप सूत्र में रख दीजिए, ब्याज है 100 बटा में 1 लगा दीजिए, मूलधन है 400 इंटू में दर है 20% वार्षिक, और समय, अब समय जो आएगा वो वर्षों में आएगा, और बटा में यहाँ पर 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर है 20 से जब काटेंगे तो 20 पंजे 100, 4 है, 4 से इसको जब काटेंगे तो आएगा 1 सही 1/4 वर्ष, 1 सही 1/4 वर्ष। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 सही 1/4 वर्ष ऑप्शन में नहीं है, तो 1 सही 1/4 वर्ष को हम कह सकते हैं 15 महीने, 15 महीने, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और। ये लाभ हानि का एक शानदार सवाल है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का 1/4 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों, इस सवाल को हल करने से पहले आपको एक कंडीशन बता दें, 2x बराबर 3y, तो इसमें x का जो मान होता है वो होता है 3 और y का जो मान होता है ये होता है 2। बस आप इतना सा याद रख लीजिए। अब यहाँ पर इसी प्रकार से इसको रख दीजिए, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 16 का CP बराबर है 20 का सेलिंग प्राइस SP का 1/4, तो इंटू में कर देंगे 1/4, 4 से जब इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पर देख लीजिए CP कितना है हमारा 5 और SP कितना है 16, अर्थात हमने CP बराबर लिखा 5 और SP लिखा 16। तो साथियों, हमने खरीदा है 5 रुपये में, यूँ समझ लीजिए, बेचा है 16 रुपये में, तो लाभ कितने का हुआ है 11 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है कुल लाभ 11 रुपये बटा में क्रय मूल्य 5 और इंटू में 100। ये ऐसे जब काटेंगे तो यहाँ पर 20 बार कट जाएगा, 20 को 11 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 220%। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, रीट 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी प्रकार के जो सवाल हैं वो आपसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक परास किस कोण की होती है? परास से तात्पर्य है रेंज, और साथियों रेंज क्या होता है, न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम जो मान होता है उसके बीच का जो गैप होता है, यानी अधिकतम में से जब हम न्यूनतम घटा देंगे तो जो मान हमें प्राप्त होता है वो होता है रेंज। अब यहाँ पर आप देखेंगे न्यून कोण जो है इसकी रेंज कितनी है, 0 डिग्री से 90 डिग्री, अर्थात ये जो रेंज है ये 90 के आसपास है। समकोण का जो वैल्यू है साथियों, फिक्स 90 डिग्री वाले जो कोण हैं उनको हम समकोण कहते हैं। तो इसमें अधिकतम न्यूनतम की कोई बात नहीं है। न्यून कोण किसे कहेंगे, यानी जिसका न्यूनतम मान कितना हो 0 डिग्री, अधिकतम मान कितना हो 90 डिग्री से कम, यानी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम की रेंज में जो भी कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। लेकिन समकोण जो होता है साथियों, फिक्स 90 डिग्री वाला जो कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं। वृहत कोण क्या होता है, वृहत कोण होता है साथियों 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, इसकी रेंज हो गई 180 डिग्री। और पूर्ण कोण क्या होता है साथियों, इसको कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। ये होता है 360 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम पूर्ण कोण कहते हैं। तो इसकी कोई रेंज नहीं हुई, ये तो फिक्स मान हो गया 360। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हम देखें तो सबसे ज़्यादा रेंज कौन से की है, 180 वाला, अर्थात वृहत कोण जो है इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है साथियों, ये दिया गया है, एक त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो साथियों कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा ही 360 डिग्री होता है। जैसे बिंदु है तो बिंदु के चारों तरफ बनने वाले जो कोण हैं उनका मान भी 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के चारों तरफ आप देखेंगे, जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, बाह्य कोण कौन से होते हैं, ये इसके आंतरिक कोण है। आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो साथियों 180 डिग्री
होता है, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा है बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोण ये होते हैं, जैसे हमने इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी। यदि इस भुजा को हम आगे बढ़ा दें और यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये होगा बाह्य कोण। तो यदि सी वाला जो कोण है ये 60 डिग्री है तो ये वाला बचेगा 120। ये भी मान लीजिए 60 डिग्री है तो यहाँ पर बाह्य कोण बचेगा 120, और ये भी 60 डिग्री है तो ये बचेगा 120। तो 120 120 इस प्रकार से 3 बार जब जोड़ेंगे तो 360। तो बाह्य कोणों का जो योग होगा वो हमेशा 360 डिग्री होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक अच्छा सा सवाल है। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। ये वाली जो किरण है ये OC ये खड़ी हुई है। यदि A माइनस बी बराबर 80 डिग्री हो, कोण A और कोण B का अंतर जो है साथियों ये 80 डिग्री दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का योग कितना है 180। तो A प्लस बी बराबर है 180 डिग्री और A माइनस बी है 80 डिग्री। जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे B से B कट जाएगा, जब इसको हम जोड़ेंगे 2A बराबर हो जाएगा 0, 8 और 8 16 हासिल 1 260। 2A का मान 260 है तो A का मान हो जाएगा साथियों 130। तो 130 अब किस ऑप्शन में है यह हम देख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये एक रेखा गणित का फिर से एक सवाल है। यहाँ पर आप देख लीजिए चित्र में 2 सरल रेखाएं AB और CD परस्पर O बिंदु पर काटती हैं। कोण AOC, कोण AOC ये वाला जो है इसका मान थीटा है, और कोण BOC ये वाला जो कोण है साथियों इसका मान है फाई, और लिखा हुआ है फाई जो है वो बराबर है 3 थीटा, अर्थात थीटा का 3 गुना है। ये थीटा का मान क्या है साथियों, यदि हम इसे x माने तो इसे मानेंगे 3x। अब ये एक सरल रेखा है, टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 180, अर्थात 4x का मान है 180 डिग्री। तो x का मान कितना होगा, इससे काट देंगे, x का मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया हुआ है 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। साथियों 10 व्यक्ति मिलकर जब कोई काम करते हैं तो 20 दिन में उसको समाप्त कर देते हैं। और फिर पूछा है, ये एक नियम का सवाल है, एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सामान्य रूप से जो सीधे अनुपात वाले होते हैं उसमें हम 10 का भाग दे देते हैं और 2 यहाँ पर आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर साथियों ये समय काम के सवाल हैं, ये विलोमानुपाती होते हैं। 10 व्यक्ति 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, एक व्यक्ति साथियों उसको करेगा 200 दिन में समाप्त। कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और वो किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो साथियों अब आप बताइए, एक व्यक्ति जब आएगा तो उसको 5 दिन में तो कर नहीं सकता। 5 दिन में यदि करता तो फिर हम एक ही व्यक्ति को बुलाते ना। इस बात को आप ध्यान रखना है। कोई खेत है, ऐसे समझ लीजिए ये खेत है, इसमें 2 व्यक्ति आते हैं रोजाना काम करने के लिए। कितने व्यक्ति आते हैं, 2। और मान लीजिए इस प्रकार से काम करते हैं, 2 व्यक्ति आते हैं, एक व्यक्ति इसको, एक व्यक्ति इसको, एक व्यक्ति इसको, अगले दिन फिर दूसरा इसको, तीसरे दिन ये इस वाला, दूसरा वाला, ये वाला, दूसरा वाला। एक व्यक्ति ने साथियों यहाँ पर मान लीजिए 5 दिन इस लाइन को समाप्त करने में लगाए हैं। अब यही व्यक्ति पूरे खेत में काम करता तो 5 दिन इधर लगाए, 5 दिन इधर लगाएगा। तो अकेला व्यक्ति आएगा तो कितने दिन लगा देगा, 10 दिन। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यानी यहाँ पर जब सवाल हल करते हैं तो यहाँ पर सामान्य एक नियम का उल्टा करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, स्थानीय मान के बारे में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे साथियों ने इसलिए गलत किया था। स्थानीय मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। साथियों स्थानीय मान क्या होता है, हमने संख्याओं को जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं इकाई, फिर दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000 इस प्रकार से। तो कोई अंक यदि यहाँ पर जैसे 1 लिखा हुआ है तो इसका मान है 1 इकाई। यदि ये वाला अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 वाला अंक यदि यहाँ पर लिखा हुआ है दहाई के स्थान पर, तो इसका
मान है 1/2 और 1/2 का मतलब इकाई कितनी हुई, 1/2 में इकाई होती है 10। यदि इसी का मान 2, जैसे मान लीजिए सैकड़ों के स्थान पर लिखा हुआ है तो 2 सैकड़ों हो गया ये, और 2 सैकड़ों का मान होता है 200, 1 सैकड़ों में 100 होते हैं, 2 सैकड़ों में 200। तो इस प्रकार किसी स्थान विशेष पर अंक का जो मान होता है वो स्थानीय मान कहलाता है। शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य होता है। साथियों, आप शून्य को इकाई के स्थान पर रख लीजिए, दहाई के स्थान पर रख लीजिए, सैकड़ों के स्थान पर रख लीजिए, उसका जो स्थानीय मान होगा हमेशा ही शून्य होगा। तो ये बात तो सत्य है, लेकिन हमें उत्तर कौन सा देना है जो सत्य नहीं है। 1 का स्थानीय मान हमेशा 1 नहीं होता, तो ये बात भी सही है। 1 का स्थानीय मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1 का स्थानीय मान 100 है, तो हमेशा 1 नहीं होता, ये बात भी सही है। किसी भी संख्या में एक स्थान दाईं ओर चलने पर स्थानीय मान 10 गुना हो जाता है। साथियों, ये संख्या है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1, 2, 3, 4 और 5, ये एक संख्या है। ये सबसे दाईं हाथ की ओर है तो ये दायां, और ये बाईं तरफ है तो ये बायां। जब हम बाईं ओर चलते हैं तो अंक का जो मान है वो 10 गुना हो जाता है। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो ये 5 इकाई है, यदि यहाँ पर 5 होता तो 5/2 होता, अर्थात यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसका स्थानीय मान होता 50, तो 10 गुना हो गया। लेकिन किधर चले ये, बाईं ओर। यहाँ पर क्या लिख दिया, दाईं ओर चलने पर, तो 10 दाईं ओर चलने पर साथियों 10 गुना नहीं होता, 1/10 गुना हो जाता है। तो ये जो बात है ये गलत है, ये बात क्या है, गलत है। और हमसे पूछा क्या था, जो सत्य नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख लीजिए। एक मिनट में, एक दिन में मिनटों की संख्या उतनी होती है जितनी निम्न दर्जनों में वस्तुओं की संख्या होती है। अब साथियों, आप एक दिन में कितनी मिनट होती हैं, एक जो दिन होता है उसमें घंटे कितने होते हैं, 24। एक घंटे में मिनट कितनी होती हैं, 60। तो ये एक दिन में मिनट हो गई। एक दिन में मिनटों की संख्या होगी 24 इंटू में 60 बराबर उतनी होती है जितनी निम्न दर्जनों में वस्तुओं की संख्या होती है। एक दर्जन में वस्तु कितनी होती है, 12। और मान लीजिए वो दर्जन कितनी है, x, तो वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, वस्तुओं की संख्या हो जाएगी 12x। यानी एक दर्जन है तो 12x, 2 दर्जन है तो 24 हो जाएगी, 3 दर्जन होंगी तो साथियों 36 हो जाएगी। अब यहाँ से हम मान ज्ञात कर लेंगे, 12 कम 12, 12 दूना 24, x का मान कितना हो गया, 120। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। अर्थात कितनी दर्जन, 120 दर्जनों में वस्तुओं का मान कितना हो जाएगा, 120 दर्जन है, और एक दर्जन में 12 होती हैं। तो ये देख लीजिए, इसका मान और इसका मान आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। 1 किलोमीटर में उतने ही डेसीमीटर होते हैं जितने निम्न मीटरों में सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर होता है साथियों, उसमें मीटर कितने होते हैं, 1000। 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं, 10। तो 1 किलोमीटर में डेसीमीटर हो गए 10,000 बराबर पूछा है निम्न मीटरों में सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं साथियों, 100 सेंटीमीटर। और मान लीजिए मीटरों की संख्या कितनी है, x। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, क्या बचा हमारे पास, 10 गुना 10 अर्थात 100। तो x का मान कितना आ गया, 100, अर्थात कितने मीटर, 100 मीटर। ऑप्शन आ जाएगा हमारा यहाँ पर 100 मीटर। ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और एक शानदार सा सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सिंपल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे साथियों ने गलत किया है। 5604 में 8 का भाग देना था और भागफल कितना आएगा ये आपको बताना था। साथियों, आप अभी हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं, और लेवल 1 में कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके स्तर का आपका जो पेपर है वो यहाँ पर होने वाला है। तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को हम जब भाग सिखाते हैं तो उसकी अवधारणाएं क्या होती हैं, वो इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इस सवाल का राइट आंसर हमारे बहुत सारे साथियों ने नहीं दिया है, कईयों ने 7.5, 70.5। अब इसका राइट आंसर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। ये साथियों 5604 हैं, भाग देना है 8 का। सबसे पहले एक अंक में भाग देते हैं, भाग नहीं जाने पर 2 अंकों को मिलाकर भाग देते हैं। तो एक अंक में तो भाग जाएगा नहीं, दोनों अंकों को जब मिलाएंगे तो 56 हो जाएंगे। 8 का जब भाग देंगे तो 8 7 56, और यहाँ पर हम 56 लिख देंगे, फिर घटाएंगे, घटाने पर यहाँ पर 0 0 बचेगा। साथियों फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है
ऊपर से एक अंक उतारना, एक अंक उतारने के बाद फिर हम भाग देते हैं। अब 8 का भाग इस संख्या में देंगे तो ये 0 है, अर्थात भाग जाएगा नहीं। भाग नहीं जाएगा तो साथियों 0 बार तो जाएगा ना, 0 बार जब भाग देंगे तो यहाँ पर 8 को 0 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा। गठा लेंगे 0 ही बचेगा, फिर उतार लेंगे 4, फिर भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा, भाग टूटना भी बोलते हैं इसको। फिर 4 बच जाएंगे। अब हमारे पास ऊपर कोई अंक उतारने के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि और भाग देना है तो फिर हमें क्या करना होगा साथियों, दशमलव लगाना होगा। यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे और फिर 0 उतारते रहेंगे। अब ये 40 हो गए, 8 का भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा। तो आंसर यानी जो भागफल है वो आएगा 700.5। ये तो था प्रक्रिया के माध्यम से। साथियों हम इसको मौखिक भी हल कर सकते हैं। जैसे 5600 रुपये है, 5600 रुपये को 8 लोगों में बांटना है। भाग का मतलब बांटना होता है। 8 लोगों में जब बांटेंगे तो 5600 रुपये को जब बांटेंगे तो 700 रुपये आ जाएंगे, इतना तो आपको पता है ही। 4 रुपये को जब हम 8 लोगों में बांटेंगे तो 50-50 पैसे और आ जाएंगे, तो 700.5 ये हमारा आंसर। आप देखते ही इसको हल कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे साथियों ने गलत किया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक कोण अपने पूरक कोण से 2 गुना है। अब पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण यानी ऐसे 2 कोण जिनका योग कितना हो साथियों, योग हो 90 डिग्री। योग कितना हो 90 डिग्री। यदि A प्लस B इनका योग यदि 90 डिग्री है तो दोनों जो कोण हैं आपस में एक दूसरे के पूरक होंगे। यहाँ पर लिखा है कि एक कोण जो है अपने पूरक कोण का 2 गुना है। मान लीजिए एक कोण है x तो दूसरा है 2x, दोनों को यदि हम जोड़ दें तो साथियों ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, यानी 3x का मान आ गया है 90 डिग्री, x का मान हो जाएगा 30 डिग्री। बड़ा कोण छोटा कोण हो गया 30 डिग्री, बड़ा कोण कितना हो गया साथियों 60 डिग्री, 2x का मान 60 डिग्री हो जाएगा। फिर हमसे पूछा है बड़े कोण का 2 गुना, तो 60 का भी 2 गुना अर्थात 120। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है? तो इस सवाल को भी हमारे बहुत सारे साथियों ने गलत किया है। अब आप फटाफट कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनका जब हम औसत याद करेंगे तो सभी का योग करेंगे। सभी का योग करेंगे तो साथियों योग आएगा 45, और इसमें जब 10 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5। तो ऑप्शन 4.5 कहाँ है? ऑप्शन 3 में। एक तो ये है। एक क्रमागत संख्याएं होती हैं साथियों, क्रमागत संख्याएं जो कंटिन्यू होते हैं, जिनमें प्रत्येक जगह अंतर समान होता है, ऐसी संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं भी कहते हैं। उनका औसत याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी काम में ले सकते हैं। प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या और बटा में 2। तो यहाँ पर प्रथम संख्या है 0, तो प्रथम संख्या लिख देंगे 0। अंतिम संख्या है 9 और बटा में 2। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, 9 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4.5। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप क्रमागत संख्याओं के जो औसत हैं वो अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे संख्याएं हमारे पास हैं 1, 2, 3, इसका औसत ज्ञात करना है तो ये क्रमागत संख्या है। प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 3, जोड़ेंगे तो 1 प्लस में 3 4 हो जाएंगे, 4 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 2, और यही हमारा औसत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 25 पैसे के 25 सिक्कों का मूल्य निम्नलिखित में से किसके समान होगा? रीट में इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। साथियों हमारे पास 25 पैसे के 25 सिक्के हैं, तो इनका मूल्य कितना होगा? 4 सिक्के जब होंगे 25-25 पैसे के तो उनमें 1 रुपये बन जाता है। तो 25 सिक्कों में कितने बन जाएंगे? 6 रुपये बन जाएंगे और 25 पैसे, 6 रुपये और 25 पैसे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए किसके समान होगा। 1 रुपये के 6 सिक्के तो 6 रुपये हो गए, और 25 पैसे का 1 सिक्का, तो ये भी सही है। 50 पैसे के 10 सिक्के, 50 पैसे के साथियों जो 10 सिक्के होंगे उसमें 5 रुपये हो जाएंगे, और 25 पैसे के 5 सिक्के, तो 25 पैसे के 4 सिक्कों में 1 रुपये हो जाएगा और 25 पैसे और बचे रहेंगे, तो 6 रुपये और 25 पैसे हो गए। 10 पैसे के 50 सिक्के, तो इसमें 5 रुपये हो जाएंगे। 25 पैसे के 5 सिक्के, तो इसमें भी 1 रुपये और 25 पैसे हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 6 रुपये और 25 पैसे
हो गए, तो उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो साथियों सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर पूछा है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनको हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता है, उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथियों ने भाज्य संख्या को अभाज्य समझकर 2 आंसर कर दिया है, जबकि इस सवाल का राइट आंसर होगा 4, क्योंकि 2 तो साथियों अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 1 जो है न तो भाज्य है और न अभाज्य है, 4 यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे साथियों ने इसको गलत भी किया था, यहाँ पर आप फटाफट से देख लीजिए। सह अभाज्य संख्याएं जिनको हम अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहते हैं के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, नहीं जब आ जाता है तो काफ़ी ध्यान से आपको पढ़ना होता है, यानी जो सत्य कथन नहीं होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। क्रमागत यानी जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनका जो गुणन, यदि हम उनके फैक्टर करें तो उनका सारो गुणनखंड 1 हो, अर्थात उनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 के अलावा अन्य कोई कॉमन फैक्टर न हो। या फिर हम ये कहें कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सह अभाज्य संख्याएं कैसे होंगी? कोई सी भी 2 देख लीजिए, 1 और 2 का जब हम HCF लेंगे तो 1 रहेगा, 2 और 3 का देखेंगे तो इनमें 1 रहेगा, 3 और 4 1 रहेगा, तो ये बात तो सत्य है। दूसरा 2 अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो साथियों ये भी बिल्कुल सही बात है। जैसे संख्याएं 2, 3, उसके बाद में 5, 7, तो कोई सी भी 2 संख्याएं ले लीजिए और इनका जब आप HCF लेंगे, ये इनके गुणनखंड करेंगे, तो कॉमन गुणनखंड जो आएगा वो केवल 1 ही आएगा, उसके अलावा अन्य कॉमन गुणनखंड नहीं आएंगे, तो ये भी सह अभाज्य होंगी। 2 विषम संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं, ये बात गलत है। 3 एक विषम संख्या है और 9 भी एक विषम संख्या है, इनका HCF यदि हम देखें तो HCF 3 हो जाता है, तो ये वाली बात हमेशा सत्य नहीं है, ये असत्य है और यही हमारा आंसर होगा। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो वे एक दूसरे की सहभाज्य होती हैं, तो ये तो बिल्कुल होती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। साथियों एक आयत है, उसकी जो लंबाई है, यहाँ पर हम एक आयत बना देते हैं, यह हमारा एक आयत है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। यदि हम चौड़ाई को x मान ले तो ये हो जाएगा x प्लस में 1। उस आयत का क्षेत्रफल कितना है? तो इन दोनों को अब गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऑप्शन में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार यदि हम चलें, क्षेत्रफल जो होता है साथियों हमेशा वर्ग मीटर में होता है, वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग किलोमीटर में होता है। पहला और दूसरा ऑप्शन जो है ये तो बिल्कुल देखते ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल मीटर लिखा हुआ है जो कि लंबाई का मात्रक है, क्षेत्रफल का मात्रक नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 और 2, तो यदि हम देखते हैं यहाँ पर चौड़ाई को 1 मीटर मानते हैं तो लंबाई हो जाएगी इसकी 1 और 1 2 मीटर। दोनों को जब गुणा करेंगे तो 2 मीटर स्क्वायर आएगा, 2 मीटर स्क्वायर अर्थात 2 वर्ग मीटर। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, ज्यामिति का सवाल है, आप देख लीजिए फटाफट से। त्रिभुज ABC में भुजा BC को बाईं ओर D तक बढ़ाया गया। ये BC भुजा थी, इसको बाईं ओर D तक बढ़ा दिया और इसी प्रकार इसको E तक दाईं तरफ जब बढ़ाया गया तो इसको E तक बढ़ा दिया गया। कोण ABD ये वाला जो कोण है ये 110 डिग्री है, और कोण ACE ये वाला जो कोण है साथियों ये 120 डिग्री है। फिर पूछा कोण BAC ये वाला कोण हमसे पूछा है। साथियों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक सरल रेखा है, इस पर ये एक रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद तो हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर हमने एक रेखा खींच दी है। ये कोण और ये कोण दोनों का योग जो होगा हमेशा 180 डिग्री होगा।
यदि ये वाला जो कोण है ये 100 डिग्री है तो ये बचा हुआ कितना है 80 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 110 डिग्री, तो इधर कितना बचेगा 70 डिग्री। यहाँ पर 120 लिखा तो बचेगा कितना 60 डिग्री। अब ये जो त्रिभुज है इसके अंदर के जो कोण है इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो दो कोण हो गए 70 और 60, 130 के तो ये हो गए। अब 180 में से आप 130 को घटा दीजिए, बचेगा जो बचेगा 50 डिग्री का, यानी ए वाला जो कोण है ये बचेगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था साथियों आज का हमारा पेपर जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आप रीट, पटवार या एसएससी, जीडी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए हमारी वेबसाइट studysewa.com को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। चलिए आप इसी प्रकार अपनी जो तैयारी है उसे जारी रखिए। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।